जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू ईपी एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने शाहजहां कंप्लीट कर लिया था और जैसा कि हमने देखा था कि शाहजहां की स्वास्थ्य खराब होने के बाद शाहजहां के 4 बेटे थे और उनके बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, वॉर ऑफ सक्सेशन। अब इनके 4 बेटों में एक दारा शिकोह थे, दूसरे शाह शुजा, तीसरे औरंगजेब और चौथे मुराद। इन चारों के बीच में संघर्ष हुआ, वॉर ऑफ सक्सेशन। ठीक, अलग अलग युद्ध हुए अलग अलग समय पे और अंततः अगर हम बात करें तो औरंगजेब इन चारों में विजयी हुए और औरंगजेब फिर अगले मुगल बादशाह बने। देखिए, औरंगजेब के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एक लौते ऐसे मुगल शासक हैं जिनकी कोरोनेशन सेरेमनी 2 बार हुई है। मतलब कि जिनका राज्य अभिषेक जो है ये 2 बार हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि औरंगजेब एक लौते ऐसे मुगल शासक रहे हैं जिनकी जो राज्य अभिषेक हुआ वो 2 बार हुआ। औरंगजेब की अगर हम बात करें तो औरंगजेब जो थे, इनका जन्म जो हुआ था वो दोहद में हुआ था। दोहद आज का जो गुजरात एरिया आता है, दोहद, ठीक है, वहां पर इनका जन्म हुआ था 1618 में, 1618 में जन्म हुआ था औरंगजेब का। ठीक है, आज का जो दोहद है गुजरात के पास, वहां पर। औरंगजेब के बारे में अगर हम बात करें तो औरंगजेब की जो पॉलिसी रही है वो बाकी जितने मुगल एम्परर्स रहे अभी तक उनसे काफी डिफरेंट रही है। सबसे पहला तो ये एक सुन्नी इस्लामिक था, कट्टर सुन्नी इस्लामिक, और धर्म के प्रति ये बहुत ज्यादा, एक तरीके से कहा जाए तो रिजिड रहा। मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से अपने रिलीजन को फॉलो करने वाला ये औरंगजेब था। ठीक, मतलब अभी तक के हमने जितने भी शासक, मुगल शासक देखे, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी उनकी सोच लिबरल थी, गैर इस्लामिक की तरफ। लेकिन औरंगजेब की जो सोच थी वो बिल्कुल इसके विपरीत थी। हम जानते हैं कि औरंगजेब जो रहे हैं वो इस्लाम धर्म को और शरीयत को बड़ी कट्टरता से और बड़े नियम से मानता था औरंगजेब। तो इसी कारण से इसकी जो सोच थी वो काफी अलग थी इन कंपैरिजन टू अदर मुगल बादशाह के। ये इसके बाद आपको औरंगजेब में एक पॉइंट और याद रखना है कि औरंगजेब का शासनकाल, टेन्योर अगर हम बात करें तो सबसे लंबा टेन्योर औरंगजेब का रहा है जितने भी मुगल बादशाह हुए। वैसे तो अकबर का भी 50 साल के आसपास रहा और औरंगजेब का भी 50 साल के आसपास रहा, लेकिन औरंगजेब का कैलकुलेट किया जाए तो वो ज्यादा माना जाता है इन कंपैरिजन टू अकबर के। इसका जो शासनकाल था वो 1658 से लेकर के 1707 तक चला। 1658 से लेकर के 1707 तक औरंगजेब का टेन्योर था और औरंगजेब के टेन्योर को सबसे ज्यादा माना गया सारे जितने भी मुगल बादशाह। ठीक, अब तो ये समझ में आया आपको। ठीक, औरंगजेब एक लौते ऐसे मुगल शासक हैं जिनका 2 बार कोरोनेशन हुआ है। इसके अलावा इनका कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा 1658 से लेकर के 1707 तक, और ये कट्टर इस्लामिक रहे हैं। इनकी जो ये शरीयत को बड़े कट्टरता से और बड़े नियम से फॉलो किया करते थे। ठीक है, तो इनकी जो सोच थी वो बाकी मुगल बादशाह से अलग थी। अब देखिए, अगर हम बात करें औरंगजेब की, ठीक है, तो औरंगजेब, जैसा कि मैंने आपको बताया कि औरंगजेब की सोच बहुत कट्टर वाली थी। अब इसके पीछे के कारण क्या थे? भाई, औरंगजेब इतना कट्टर क्यों हो गया था इस्लाम को लेकर के और बाकी धर्मों को लेकर के? उसकी जो पॉलिसी थी वो इतनी ज्यादा हार्श क्यों हो गई थी? देखिए, उसके 2-3 रीजन हैं अगर आप समझे ध्यान से तो। देखिए, सबसे पहला रीजन तो ये था कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि शाहजहां के 4 बेटे थे। ठीक, और चारों बेटों के बीच में सक्सेशन वॉर चल रहा था, मतलब अधिकार का युद्ध चल रहा था। तो उस टाइम पर सॉरी, उस टाइम पर अगर हम बात करें तो उस टाइम पर चारों के बीच में जब वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था तो ज्यादातर हिंदुओं ने
और राजपूतों ने इनके बड़े भाई दारा शिकोह का साथ दिया था। देखिए, जब वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था तो उस टाइम पर कुछ लोग दारा शिकोह के साथ थे, कुछ औरंगजेब के साथ थे। तो ज्यादातर राजपूत राजा या ज्यादातर हिंदू जितने थे वो सब दारा शिकोह को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि दारा शिकोह की जो सोच थी वो थोड़ी सी लिबरल थी औरंगजेब के कंपैरिजन में। ठीक, तो अब औरंगजेब को अगर दारा शिकोह से लड़ना है तो उनको अब एक ऐसी कम्युनिटी चाहिए जो उनको सपोर्ट करे। भाई हिंदुओं तो दारा शिकोह की तरफ हो गए थे, तो अब इनको किसको अपनी तरफ करना था? जो कट्टर इस्लामिक थे, जो कट्टर इस्लामिक थे। तो औरंगजेब ने कट्टर इस्लामिक लोगों को अपनी तरफ करने के लिए भी कट्टर इस्लामिक सोच पैदा करी अपने अंदर कि भाई अब दूसरे वाले तो उस तरफ हैं, तो जो अपने वाले हैं उनको खींचा जाए। तो एक तो रीजन ये था कि ज्यादातर राजपूतों और हिंदू राजाओं ने दारा शिकोह का साथ दिया था, इसी कारण से औरंगजेब ने जो कट्टर इस्लामिक थे उनको अपनी तरफ करने के लिए ये नीति अपनाई। ठीक, देखिए बहुत से उस समय ऐसे भी लोग थे जो कट्टर इस्लामिक थे, जो कट्टर इस्लामिक सोच रखते थे। इसके बाद अगला एक और रीजन इसमें आता है, आपको याद होगा जब मैं सूफी संत पढ़ा रहा था, सूफी संत, तो उस टाइम पर एक सिलसिला मैंने आपको पढ़ाया था, नक्शबंदी सिलसिला। मैंने आपको अलग अलग सूफी संत के अलग अलग सिलसिले पढ़ाए थे, तो एक उसमें से था नक्शबंदी सिलसिला। इसके जितने भी संत हुआ करते थे ये कट्टर इस्लामिक सोच के हुआ करते थे। याद करिए, आप पुरानी क्लासेस देखेंगे आपको पता चलेगा, नक्शबंदी सिलसिला, ठीक है, इसके जितने भी सूफी संत थे वो कट्टर इस्लामिक सोच को यकीन रखते थे। मतलब वो इस्लाम धर्म को सर्वे सर्वा मानते थे और उसके अलावा वो कोई धर्म को एक्सेप्ट नहीं करते थे। ठीक है, मतलब उनकी सोच लिबरल नहीं थी, उनकी सोच बहुत रिजिड थी। वैसे ही नक्शबंदी सिलसिला के एक संत थे, ठीक है, इनका नाम था शेख मासूम। मैंने आपको बताया था शेख मासूम के बारे में, ठीक है, ये औरंगजेब के गुरु थे। तो सोचिए, जैसा गुरु होगा, जैसी गुरु की सोचने की या चीजों को देखने का नजरिया होगा, वैसा ही शिष्य का भी होगा। तो जब शेख मासूम जो औरंगजेब के गुरु थे, जब उनकी कट्टर इस्लामिक सोच थी, तो जाहिर सी बात है वो सोच औरंगजेब में भी आएगी, क्योंकि उन्होंने गुरु में शिक्षा उसको क्या दी होगी? कट्टर इस्लामिक होने की। और वही सोच जो है वो औरंगजेब की उसमें आई, जहन में आई। तो औरंगजेब का कट्टर इस्लामिक होने का दूसरा रीजन ये था कि इनके गुरु जो थे वो कट्टर इस्लामिक थे, शेख मासूम, ये इनके गुरु थे। ठीक है, तो ये दो सबसे महत्वपूर्ण रीजन थे जिसके कारण औरंगजेब जो हुआ वो कट्टर इस्लामिक हुआ। और जो भी कट्टर इस्लामिक होता है वो हमेशा एक चीज करने का प्रयास करता है। देखिए, आपने सुना होगा दारुल हर्ब के बारे में, दारुल हर्ब, और आपने सुना होगा दारुल इस्लाम। एक आपने सुना होगा दारुल हर्ब और एक होता है दारुल इस्लाम। देखिए, जितने भी कट्टर मुसलमान जो राजा रहे हैं, जो कट्टर इस्लामिक रहे हैं, जो इस्लाम धर्म के अलावा और किसी को नहीं मानते, वो हमेशा इस प्रयास में रहे कि जो भी मुल्क दारुल हर्ब है उसको दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना है। अब आप ये समझिए ये दारुल हर्ब क्या होता है। दारुल हर्ब का मतलब होता है वो मुल्क या वो कंट्री जिसमें इस्लाम धर्म के गैर इस्लामिक लोग ज्यादा, मतलब ऐसे धर्म के लोग जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते, अगर उनकी संख्या किसी भी जगह पर ज्यादा है तो उसको बोला जाता है दारुल हर्ब, उसको बोला जाता है दारुल हर्ब। मतलब जो गैर मुसलमान है उनकी संख्या अगर ज्यादा है तो उसको क्या बोला जाता है? दारुल हर्ब। और दारुल इस्लाम का मतलब होता है जहां इस्लाम धर्म को मानने वाले ज्यादा, मतलब कि जो मुसलमान, जो इस्लाम धर्म को मानते हो ज्यादातर लोग। तो जितने भी मुगल मुस्लिम शासक रहे हैं जो कट्टर इस्लामिक सोच के रहे हैं, मैंने आपको बताया था,
उनका एक ही एम हुआ करता था, ज्यादा से ज्यादा गैर मुसलमानों को मुसलमान बनाओ, ज्यादा से ज्यादा जितने भी गैर मुस्लिम हैं, क्योंकि वो ये मानते थे कि मुस्लिम और इस्लाम धर्म के अलावा और कोई धर्म नहीं होता, वो मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं रखते थे। तो जो गैर मुसलमान लोग हैं उनको इस्लाम कबूल करवाया जाए या उनको मुसलमान बनाया जाए, मतलब दारुल हर्ब से क्या कन्वर्ट कराया जाए, दारुल इस्लाम में। ठीक, ये औरंगजेब की भी सोच थी, वो दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना चाहता था इस देश को, और इसी उसकी कट्टर इस्लामिक सोच के कारण ये चीजें हो रही थी। ठीक, और आप आगे चल के देखेंगे मुगलिया सल्तनत के पतन का कारण भी यही बना। आप देखेंगे कि जो ये औरंगजेब की पॉलिसी थी, इसी ने पूरे मुगल साम्राज्य को डुबा दिया। जो इतना पावरफुल था अकबर के टाइम पे, पूरे मुगलिया सल्तनत की नींव को हिला के रख दिया। सबसे ज्यादा विद्रोह अगर किसी मुगल बादशाह के टाइम पे हुए हैं तो वो औरंगजेब के टाइम पे हुए। अभी हम देखेंगे आगे, सबसे ज्यादा विद्रोह हुए हैं औरंगजेब के टाइम पे। बुंदेलाओं का विद्रोह हुआ, जाटों का विद्रोह हुआ, राजपूतों का विद्रोह हुआ, हर तरफ विद्रोह हुआ है। मराठे आप देखेंगे, इन्हीं के टाइम पे शिवाजी जो हैं वो पीक पे पहुंचे थे, मराठा एम्पायर। तो हर जगह विद्रोह हुआ है औरंगजेब के टाइम पे, और इसका कारण था औरंगजेब की नीति। औरंगजेब की नीति इतनी हार्श थी गैर मुसलमानों के लिए कि उसकी नीति का जबरदस्त विरोध हुआ है। क्लियर? ठीक, तो औरंगजेब क्यों औरंगजेब और कट्टर इस्लामिक था, ये समझ में आया आपको? पहला रीजन था जो मैंने आपको बताया, दारा शिकोह का साथ देने वाले ज्यादातर हिंदू थे और इनको फिर साथ चाहिए था कट्टर मुसलमानों का, इसलिए ये कट्टर मुसलमान बने। और दूसरा रीजन था, इनके जो गुरु थे शेख मासूम, वो कट्टर इस्लामिक थे, और इसी कारण से औरंगजेब भी क्या हुए, कट्टर इस्लामिक हुए। क्लियर हुआ? ठीक, औरंगजेब के बारे में आपको एक पॉइंट और याद रखना है, औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था। क्या बोला जाता था? जिंदा पीर। ये औरंगजेब का दूसरा नाम था, इसको जिंदा पीर कहा जाता था। अब इसको जिंदा पीर कहलाने का कारण क्या था, क्यों इसको जिंदा पीर बोला जाता था? क्योंकि ये अपनी जिंदगी और अपने प्रशासन को शरीयत के हिसाब से चलाता था। इस्लाम धर्म में आपने सुना होगा शरीयत। ठीक, शरीयत के हिसाब से ये अपना खुद का भी जीवन जीता था और बड़े स्ट्रिक्टली शरीयत के कानूनों को फॉलो करता था खुद के जीवन में। ये बहुत सिंपल रहता था औरंगजेब, क्योंकि शरीयत में, इस्लाम में सिंप्लिसिटी को बहुत तवज्जो दी गई है कि सिंपल रहना है, कोई चकाचौंध नहीं, कोई चिटपिट नहीं, सिंपल जिंदगी जीनी। तो वैसे ही सिंपल जिंदगी औरंगजेब जीता था खुद भी, और शरीयत को खुद अपने ऊपर बहुत अच्छे से लागू करता था। इसी कारण से इसको जिंदा पीर कहा गया। इसको क्या बोला गया? जिंदा पीर। क्लियर हुआ? ठीक, तो इसको जिंदा पीर क्यों कहा गया? क्योंकि अपने जीवन में ये शरीयत को फॉलो करता था, इस्लाम धर्म के हिसाब से चलता था, जो भी शरीयत में लिखा है वो मानता था, इसीलिए इसको क्या कहा गया? जिंदा पीर। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक, तो इसका एक और नाम भी था जो था शाही दरबाज। इसको शाही दरबाज भी कहा जाता था। ठीक है, दरवेज भी कहा जाता था, शाही दरवेज। ठीक है, देखिए औरंगजेब के दो नाम थे, एक तो जिंदा पीर और दूसरा शाही दरवेज। अब इसको शाही दरवेज क्यों कहा जाता था? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये शरीयत के हिसाब से चलता था, इसीलिए ये अपने जीवन को बड़ा सिंपल रखता था। मतलब सिंपल लिविंग थी इसकी, मतलब बहुत सादा जीवन जीना। ठीक है, मतलब कपड़े भी बिल्कुल सादे पहनना, कोई चकाचौंध नहीं, और अपनी जिंदगी को बड़े सरल सिंपल तरीके से जीना। इसीलिए इसको शाही दरवेज कहा जाता था।
क्योंकि ये अपना जीवन बहुत सिंपल तरीके से जीता था, मतलब सिंपल कपड़े पहनना, सिंपल तरीके से अपना खान पान करना, सिंपल, हर चीज सिंपल, कोई चकाचौंध नहीं, कोई मतलब चिटपिट नहीं, कोई मतलब शाही अंदाज नहीं, सिंपल। और इसीलिए इसको शाही दरवेश कहा। क्लियर हुआ? तो आपको औरंगजेब के दो नाम पता चले, एक तो जिंदा पीर कहा जाता था इनको क्योंकि ये शरीयत को फॉलो करते थे, और दूसरा शाही दरवेश क्योंकि ये सिंपल जीवन जीते थे, सरल जीवन, और सरल कपड़े पहनते थे, इसलिए इनको क्या बोला गया? शाही दरवेश। क्लियर हुआ? ठीक। तो औरंगजेब के बारे में आपको समझ में आया, औरंगजेब क्या थे। ठीक। सबसे पहला पॉइंट, औरंगजेब का जन्म 1618 में दोहद गुजरात में हुआ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, औरंगजेब एक लौते ऐसे मुस्लिम शासक थे जिनका 2 बार कोरोनेशन हुआ। ठीक। तीसरा अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था औरंगजेब का शासनकाल जो था वो 1658 से लेकर के 1707 तक था। ठीक। अब इनका शासनकाल मुगलिया एम्परर्स में सबसे बड़ा शासनकाल औरंगजेब का था। ठीक। इसके अलावा हमने अभी तक देखा कि औरंगजेब कट्टर इस्लामिक क्यों बना, इसकी सोच कट्टर इस्लामिक क्यों बनी, उसके पीछे हमने 2 रीजन देखे। पहला रीजन तो ये था कि दारा शिकोह को सपोर्ट करने वाले ज्यादातर राजपूत और हिंदू राजा थे। अब औरंगजेब को किसी न किसी का सपोर्ट तो चाहिए था, तो इनको कौन सा श्रेणी दिखी? कट्टर इस्लाम सोच वाली, तो इसीलिए ये कट्टर इस्लामिक हो गए। इसके अलावा इनके जो गुरु थे शेख मासूम, ठीक, वो नक्शबंदी सिलसिले से बिलोंग करते थे और वो कट्टर इस्लामिक थे। इस कारण से भी औरंगजेब की सोच क्या बनी? कट्टर इस्लामिक। औरंगजेब के 2 नाम, जिंदा पीर और शाही दरवेश। जिंदा पीर इनको क्यों बोला गया? क्योंकि ये शरीयत को फॉलो करते थे। शाही दरवेश क्यों बोला गया? सिंपल कपड़ा पहनते थे, सिंपल जीवन जीते। इनका जो अल्टीमेट एम था वो था दारुल हर्ब को किसमें कन्वर्ट करना? दारुल इस्लाम में। ठीक। जो भी गैर मुसलमान है उनको मुसलमान बनाना। क्लियर हुआ? ठीक। ये चीज, एक पॉइंट और याद रखिएगा, इनकी माता जी का नाम था मुमताज महल, ये याद रखिएगा। इनकी माता जी का नाम क्या था? मुमताज महल। क्लियर? तो औरंगजेब के बारे में इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया। ठीक, एक बार फिर देख लेते हैं। बर्थ कब हुई? दोहात नियर उज्जैन गुजरात में। ठीक है, इनका जन्म 1618 में हुआ। इसके बाद बात करें तो इनकी माता जी का नाम था मुमताज महल। तीसरा एक और पॉइंट याद रखना चाहिए, इन्होंने दिलरास बानू से शादी करी थी, ये पॉइंट याद रखिएगा। इनकी जो शादी हुई थी वो किनसे हुई थी? दिलरास बानू से। ठीक है, ये कौन से वंश की थी? तो ये फारस के एक राजघराना मतलब रॉयल फैमिली ऑफ ईरान की थी। ठीक है, जिनका नाम था शाहनवाज। ठीक है, ये किसकी बेटी थी? शाहनवाज खान की बेटी। ठीक है, शाहनवाज खान कौन थे उस टाइम पर? वॉइस रॉय थे गुजरात राज्य के। ठीक है, तो राजघराने की बेटी थी कौन? दिलरास बानू, जिनसे औरंगजेब की शादी हुई थी। ठीक है, जब ये गुजरात के क्या थे? वो थे गवर्नर थे। ठीक, क्लियर हुआ? ठीक? और इसके अलावा मैंने आपको बताया औरंगजेब का सबसे पहला एक्सपेडिशन हुआ था जुझार सिंह के खिलाफ, ओरछा के। अभी मैं बताऊंगा इनका एक्सपेडिशन। ठीक है, सबसे पहला एक्सपीरियंस युद्ध का हुआ था जुझार सिंह के सामने। जुझार सिंह कहाँ के राजा थे? ओरछा के। ठीक, और इसके बाद मैंने आपको बताया कि औरंगजेब वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट मुगल एम्परर टू बी कोरोनेटेड ट्वाइस, मतलब 2 बार राज्य अभिषेक होने वाले औरंगजेब जो थे वो पहले और आखिरी मुगल शासक थे। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक, औरंगजेब के बारे में समझ में आया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि औरंगजेब की जो पॉलिसी थी गैर मुसलमानों के प्रति वो बहुत ही ज़्यादा हार्श थी और बहुत ही ज़्यादा मतलब बेकार पॉलिसी थी एक तरीके से कहा जाए। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि जब आप इतनी वो करेंगे किसी भी धर्म के खिलाफ तो जाहिर सी बात है कि रिटेलिएशन होगा, रिटेलिएशन होगा। ठीक है, अब वो चूंकि बहुत, देखिए
आप भले ही मुसलमान हैं, आप शासन कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी पॉपुलेशन तो हिंदू है। भाई अकबर का यही तो मानना था ना कि भाई मेजॉरिटी को नाराज करके नहीं रहा जा सकता इस देश में, और यही काम औरंगजेब ने किया। लोग हिंदू धर्म के जबरदस्ती उनको इस्लाम धर्म अपनाया गया, उन पे जिजिया कर लगा दिया गया। मतलब ये सारी चीजें औरंगजेब के टाइम पे वापस हुई। मतलब जिस जिजिया कर को, या हम कहें कि जो किसी भी अपनी धर्मस्थली पर जाने वाला जो कर लगा करता था वो, और इसके अलावा बड़े पैमाने पर हिंदुओं को मुसलमान बनाया जाने लगा, मंदिर तोड़े जाने लगे। तो जाहिर सी बात है कि जब आप एक धर्म पर इतना ज्यादा अटैक कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहां से रिटेलिएशन होगा, मतलब विद्रोह होंगे। क्या होंगे? विद्रोह। ठीक। तो अब इसके बाद औरंगजेब को कई सारे विद्रोह का सामना करना पड़ा। ठीक है। तो विद्रोह हर एंड से होंगे, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, आप किसी के भी धर्म को जरूरत से ज्यादा दबाएंगे ना, तो वो विद्रोह करेगा। ठीक है। वो विद्रोह करेगा। देखिए अकबर ने ये काम नहीं किया था। अकबर ने फ्रेंडली रिलेशंस बना करके और हिंदुओं को साथ में लेके चला। इसीलिए आप देखेंगे कि अकबर के टाइम पर सिर्फ और सिर्फ उनके पुत्र को छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई भी बड़ा विद्रोह नहीं हुआ था अकबर के खिलाफ, क्योंकि अकबर की वैसी पॉलिसी नहीं थी। लेकिन जब औरंगजेब ने अपनी पॉलिसी को पलटा और जो है बाकी धर्मों को जिस तरीके से प्रताड़ना देना शुरू किया, तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं औरंगजेब और मुगलिया सल्तनत को भुगतना था। और औरंगजेब के ही टाइम पर कई सारे विद्रोह। अब हम एक एक करके वो विद्रोह पढ़ेंगे, प्रमुख प्रमुख कौन कौन से विद्रोह हुए। ठीक है। सारे विद्रोह तो नहीं पढ़ने, लेकिन प्रमुख प्रमुख पढ़ लेंगे कि प्रमुख प्रमुख कौन कौन से विद्रोह हुए। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया ही वॉज कॉल्ड आलमगीर वन। ठीक है। देखिए इसको आलमगीर वन भी कहा जाता था, ये याद रखिएगा। क्या बोला जाता था? आलमगीर वन। और इसने जो अपने आप को टाइटल दिया था वो दिया था अबू अल मुजाफिर मुजाहिद्दीन मोहम्मद बहादुर आलमगीर औरंगजेब बादशाह अल गजी। ये याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा ये इनका टाइटल था। ठीक है। और इन्हीं को आलमगीर फर्स्ट भी कहा जाता था, क्योंकि अभी हम आगे आएंगे तो आलमगीर सेकंड भी आपको मिलेंगे। ठीक है। तो औरंगजेब को आलमगीर फर्स्ट भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं एक एक करके इनके रिबिलियंस या रिवोल्ट कौन कौन से हुए, प्रमुख विद्रोह। ठीक। सबसे पहला विद्रोह हुआ था जाटों का विद्रोह। ठीक है। देखिए जाटों के विद्रोह ऐसे शुरू हुआ था कि जाट लोग जो मथुरा रीजन में रहते थे, ठीक है, आज का जो मथुरा रीजन है, ठीक है, वहां पर रहते थे। और आप जानते हैं कि मथुरा जो है वो हिंदुओं की बहुत बड़ी धर्मस्थली है। ठीक है। कृष्ण भगवान का वहां पर था, तो मथुरा जो थी वो हिंदुओं की बहुत बड़ी धर्मस्थली थी। और औरंगजेब ने क्या किया था, मथुरा के मंदिरों को गिरवाने का ऑर्डर दिया था। देखिए किसी भी धर्म को सबसे ज्यादा इग्नाइट करता है जब आप उसके धार्मिक स्थल पर अटैक करते हैं, क्योंकि धार्मिक स्थल से वो धर्म के लोग इमोशनली और बहुत भावुक होते हैं अपने चीजों मन अपने धर्म स्थल को लेकर के। और जब आप उनके धर्म स्थल को नुकसान पहुंचाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वहां पर विद्रोह होगा। ठीक है। तो ऐसे ही हुआ, मथुरा के जो जाट थे, ठीक है, उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया, क्योंकि औरंगजेब ने मथुरा के मंदिर तोड़वाने शुरू कर दिए थे। काफी मंदिर उन्होंने मथुरा के तोड़वा दिए थे, जिसके कारण जाटों का जो उग्र था वो कहीं ना कहीं सब्र का बांध टूटा। और सबसे पहला शासनकाल में सबसे पहला जो था विद्रोह जो हुआ वो हुआ जाटों का विद्रोह। अब इस जाटों का विद्रोह का नेतृत्व अगर हम बात करें, देखिए कोई भी विद्रोह होता है ना, तो उसका एक नेतृत्व करता होता है, जो नेतृत्व करता है, जो लीड करता है। तो जाटों को लीड करने वाले जो थे, ठीक है, इनका नाम था गोकुल जाट। ये नाम याद रखिएगा, ये थे गोकुल जाट। ठीक है। कौन थे गोकुल जाट? जो एक जगह थी तिलमत। कौन सी जगह थी? तिलमत। ठीक है। तो तिलपत, सॉरी तिलपत, तिलमत नहीं तिलपत। ठीक। तो तिलपत नामक जगह पे ये एक जमींदार हुआ करते थे, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो लैंड ओनर। ठीक है। कहां पर? तिलपत में। ठीक। गोकुल जाट, इनके नेतृत्व में सबसे पहले जाटों ने विद्रोह किया। ठीक।
तो आपको याद रखना है गोकुल जाट जो थे इनके नेतृत्व में जाट विद्रोह हुआ। ठीक, इसके अलावा फिर गोकुल जाट के जाने के बाद, ठीक है, इनके ही एक रिलेटिव थे जिनका नाम था राजा राम जाट। इन्होंने फिर उस विद्रोह को कंटिन्यू किया। मतलब गोकुल जाट के खत्म हो जाने के बाद राजा राम जाट, ठीक है, और इनके एक भतीजे थे जिनका नाम था चूड़ामन। इनके एक भतीजे थे जिनका नाम क्या था? चूड़ामन। ठीक है, तो सबसे पहले नेतृत्व किया जाटों का गोकुल जाट ने। ठीक, उसके बाद फिर राजा राम जाट ने किया और उनके भतीजे चूड़ामन, इनके बीच में विद्रोह हुआ। ठीक, और अंततः जो इनके बाद में एक राजा बने थे जिनका नाम था सूरजमल। ये कुछ नाम याद रखिएगा जाटों में, गोकुल जाट, राजा राम जाट, चौरामन, सूरजमल। ठीक है, और ये विद्रोह बढ़ते 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 अंततः अगर हम बात करें तो सूरजमल के नेतृत्व में जितने भी जाट थे उन्होंने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी थी जिसका नाम था भरतपुर। ये याद रखिएगा। ठीक, भरतपुर। भरतपुर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी थी। किसके नेतृत्व में हुई थी भरतपुर की स्थापना? सूरजमल के नेतृत्व। तो आपको समझ में आया जाट विद्रोह। जाट विद्रोह होने का कारण क्या था? मथुरा के मंदिरों को तोड़ना, जिससे मथुरा के जाट नाराज हुए। उन्होंने सबको एकजुट किया जाटों को और गोकुल जाट के नेतृत्व में विद्रोह किया। फिर गोकुल जाट के बाद उनको जगह ली राजा राम जाट ने, और उसके बाद फिर जगह ली किसने? उनके भतीजे चौरामन ने। और अंततः सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने सबसे पहले अपने जाटों के स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी जिसका नाम था भरतपुर। समझ में आया आपको? तो जाट रिबिलियन में अगर हम बात करें, फर्स्टली ड्यूरिंग द रूल ऑफ औरंगजेब, जाट्स रिवोल्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ गोकुल जाट। मैंने आपको बताया गोकुल जाट थे द लैंड लॉर्ड ऑफ तिलपत। ठीक है, तिलपत के ये लैंड लॉर्ड थे। ठीक है, जमींदार। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले इनके नेतृत्व में विद्रोह हुआ। उसके बाद फिर इनके बाद बहुत सारे विद्रोह हुए। किसके लीडरशिप में? राजा राम जाट के। ठीक है, और इनका जो कजिन था जिसका नाम था चूड़ामन, इनका भतीजा एक तरीके से कहा जाए। ठीक है, तो वो कौन था? चूड़ामन। इनके नेतृत्व में बहुत सारे वो हुए और अंततः, ठीक है, सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने अपना एक नया राज्य बनाया जिसका नाम था भरतपुर। ठीक, तो आपको याद रखना है जाट विद्रोह, ठीक है, क्यों हुआ था? मथुरा के मंदिर तोड़ने के। ठीक, और फाइनली सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने भरतपुर नाम का एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया। क्लियर हुआ? ये था जाटों का विद्रोह। अब इसके बाद जाटों के बाद आ जाते हैं बुंदेला। ठीक है, अगला जो विद्रोह था वो था बुंदेला का विद्रोह। ठीक, अब हमें यह देखना है कि बिंदोला के विद्रोह में क्या हुआ था। देखिए, बुंदोला का जो विद्रोह था, ठीक है, बुंदेलास का, इसको लीड करने वाले थे चंपत राय बुंदेला। ये नाम याद रखिएगा, चंपत राय बुंदेला। इन्होंने इसको लीड किया था, चंपत राय बुंदेला। ठीक है, इन्होंने जो विद्रोह शुरू किया था वो 1661 में किया था। 1661 में, मतलब औरंगजेब को गद्दी पर बैठे 3 ही साल हुए थे और चंपत राय बुंदेला ने जिन 1661 में इस विद्रोह की शुरुआत करी, बुंदेला की। ठीक, हालांकि उस टाइम पर इसको बहुत जल्दी दबा दिया गया। औरंगजेब ने अपनी सेना भेजी और चंपत राय बुंदेला को क्या कर दिया? दबा दिया गया इस विद्रोह को। लेकिन इसके बाद इसी चंपत राय का एक बेटा था जिसका नाम आपने सुना होगा, छत्रसाल बुंदेला। अभी आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे, छत्रसाल बुंदेला के बारे में। ठीक है, छत्रसाल बुंदेला, इनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो छत्रसाल बुंदेला जो थे उनके नेतृत्व में फिर से बुंदेला विद्रोह हुआ। ये छत्रसाल बुंदेला किसके बेटे थे? चंपत राय बुंदेला के। ठीक है, और इनका विद्रोह होते होते 1707 तक आते आते औरंगजेब ने इनको राजा मान लिया। मतलब कि औरंगजेब इतना मजबूर हो गया कि उसने 1707 में छत्रसाल बुंदेला से संधि कर ली। ठीक है, और उनको
बुंदेलखंड का स्वतंत्र शासक कंसीडर कर लिया। मतलब एक बुंदेलखंड, क्योंकि ये बुंदेला कहाँ रूल करते थे, बुंदेलखंड में, ठीक। तो बुंदेलखंड को, छत्रसाल बुंदेला को उन्होंने राजा मान लिया औरंगजेब ने 1707 में। क्लियर। तो बुंदेलाओं का जो विद्रोह हुआ था उसकी शुरुआत हुई थी चंपत राय बुंदेला से 1661 में, 1661 में, ठीक। हालांकि इस विद्रोह को दबा दिया गया था, लेकिन बाद में इनके बेटे थे छत्रसाल बुंदेला, ठीक। उन्होंने जो विद्रोह किया, ठीक है, तो उनके टाइम पर, ठीक है, अंततः 1707 में औरंगजेब ने अपने मरने से पहले छत्रसाल बुंदेला को राजा मान लिया था। ठीक है। इस तरीके से बुंदेला साम्राज्य अलग बन गया। ठीक, क्लियर हुआ। ठीक है। इसके अलावा तो मैंने आपको बताया कि चंपत राय बुंदेला ने रिवोल्ट किया 1661 में, और इस रिवोल्ट को बहुत जल्दी सप्रेस कर दिया गया। उसके बाद बात करें तो छत्रसाल जो थे चंपत राय के बेटे थे, इन्होंने भी विद्रोह किया और 1707 में, ठीक है, इनको बुंदेलखंड का राजा मान लिया गया। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। क्लियर हुआ आप लोगों को ये? ठीक, तो बुंदेलाओं का विद्रोह समझ में आया। इसके बाद जो आखिरी विद्रोह था वो था सतनामी रिविलियन। ये 1672 में हुआ था। ठीक है, सतनामी विद्रोह। ठीक है, ये कौन सी जगह पर हुआ था? ये नारनौल नाम की एक जगह है। ठीक है, आज की डेट में हमारा जो हरियाणा है, ठीक है, हरियाणा में एक जगह है नारनौल, वहां पर ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, और ये सतनामियों की एक सतनामी, ठीक है, ये सतनाभी नहीं है, सतनामी है, सतनामी, ये नोट कर लीजिएगा, सतनामी है। ठीक, और चूंकि नारनौल जो थी, ये सतनामी जितने लोग थे उनकी एक धार्मिक स्थली थी, रिलीजियस प्लेस। ठीक है, तो यहां पर भी क्या हुआ था कि यहां पर भी जो है विद्रोह हुआ था। ठीक है, क्योंकि जो मुगल थे उन्होंने क्या कर दिया था, इनके इंटरनल मैटर्स पर बोलना शुरू कर दिया था, जिसका विरोध इन्होंने किया। और जब इन्होंने विरोध किया तो नारनौल हरियाणा में इसका विद्रोह हुआ, और ये कब हुआ? 1670। ठीक, तो ये कुछ प्रमुख मेजर विद्रोह थे जो औरंगजेब के टाइम पे हुए। एक तो जाटों ने किया, बुंदेला ने किया, और सतनामी, ये मेन थे। हालांकि विद्रोह बहुत सारे हुए थे, लेकिन मेन अगर हम बात करें तो ये तीन थे। क्लियर हुआ? ठीक, अगला अगर हम अब, ठीक है, समझ में आया आपको? तो औरंगजेब के टाइम पर कई सारे विद्रोह हुए थे। ठीक, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अकबर के बहुत अच्छे संबंध थे राजपूतों के साथ, और उसके बाद से राजपूत एक बहुत बड़ा सपोर्ट स्ट्रक्चर थे मुगलों के लिए, बहुत बड़ा सपोर्ट स्ट्रक्चर मुगलों के लिए। ठीक, अब औरंगजेब के टाइम पर इनका राजपूतों के साथ कैसा संबंध था, अब हमें ये पढ़ना है। ठीक, क्योंकि हमने अकबर की राजपूत पॉलिसी, आप याद करिए, देखी थी। अब यहां पर हमें औरंगजेब की राजपूत पॉलिसी देखनी है कि औरंगजेब की राजपूत पॉलिसी कैसी थी, मतलब कि वो राजपूत राजाओं से किस तरीके से डील कर रहे थे। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है औरंगजेब एंड राजपूत किंगडम, औरंगजेब एंड राजपूत किंगडम। ठीक, तो अब हम देखेंगे औरंगजेब और राजपूत राज्यों के बीच में किस तरीके का संबंध था। इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है मारवाड़। सबसे पहला जो आता है वो आता है मारवाड़। ठीक, देखिए, औरंगजेब की अगर हम बात करें, ठीक है, तो औरंगजेब के टाइम पर मारवाड़ के एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था जसवंत सिंह। नाम याद रखिएगा। औरंगजेब के टाइम पे मारवाड़ के एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था जसवंत सिंह। ठीक, अब जब इनकी मृत्यु हुई, मतलब ये मारवाड़ के राजा थे, जब इनकी मृत्यु हुई, ठीक है, तो इनकी मृत्यु हुई कैसे थी? इनकी सीमा पर जो उधर से अफगानी लोग थे, कौन थे? अफगानी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इनकी सीमा पर आक्रमण कर दिया था अफगानों ने, और ये अपनी सीमा को बचाते बचाते वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, 1678 में। ये बात कब की है? 1678 की।
1678 में जसवंत सिंह जो हैं अफगानों से लड़ते लड़ते, ठीक है, शहीद हो गए। ठीक। अब इस टाइम पर अगर हम बात करें तो जसवंत सिंह मर गए थे, जसवंत सिंह की डेथ हो गई थी। अब इसके बाद इनका कोई भी सक्सेसर उस टाइम पर नहीं था। ठीक है, तो मतलब जसवंत सिंह जो थे इनका कोई भी सक्सेसर नहीं था। ठीक है, इस टाइम पर जब जसवंत सिंह की क्या हुई, मृत्यु हुई, तो औरंगजेब ने ये देखते हुए कि चूंकि जसवंत सिंह का कोई भी उत्तराधिकारी मौजूद नहीं है, मारवाड़ को इन्होंने अपने मुगल साम्राज्य में मिला दिया। ठीक है, और वहां पर जजिया टैक्स लागू कर दिया है। देखिए, मारवाड़ के राजा थे जसवंत सिंह, उनकी युद्ध में मृत्यु हो गई, अब कोई उत्तराधिकारी बचा नहीं था, तो इसीलिए औरंगजेब ने मारवाड़ को मुगल सल्तनत में मिला दिया और मारवाड़ पर क्या लगा दिया, जजिया टैक्स। ठीक। अब इसके कुछ समय के बाद, इनकी मृत्यु के, जसवंत सिंह के मृत्यु के कुछ समय के बाद अगर हम बात करें तो इनकी दो रानियां हुआ करती थी। जसवंत सिंह की क्या थी, दो रानियां हुआ करती थी जिन्होंने दो पुत्रों को जन्म दिया। ठीक है, मतलब दो रानियों ने अलग अलग एक एक पुत्र को जन्म दिया था, जिसमें एक तो उसी वक्त खत्म हो गया था, लेकिन दूसरा बेटा जो था वो बच गया था। ठीक है, और उसी का नाम था अजीत सिंह। ठीक है, ये कौन थे, अजीत सिंह, ये मारवाड़ के राजा थे। ठीक, और जसवंत सिंह के उत्तराधिकारी। ठीक, लेकिन जसवंत सिंह के टाइम पर ये पैदा नहीं हुए थे, इसी कारण से इनको उत्तराधिकार नहीं दिया गया। और जो वो थे, क्या कहते हैं, जो औरंगजेब थे, उन्होंने उस टाइम जसवंत सिंह का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, तो मारवाड़ को अपनी तरफ मिला दिया। ठीक। अब जसवंत सिंह के ही एक कमांडर इन चीफ हुआ करते थे, ये नाम याद रखिएगा। जसवंत सिंह के ही एक कमांडर इन चीफ हुआ करते थे जिनका नाम था दुर्गादास। ये नाम याद रखिएगा, दुर्गादास। दुर्गादास कौन थे, जसवंत सिंह के कमांडर इन चीफ थे। ठीक। अब जब ये चीजें हुई और अजीत सिंह बड़े हुए, तो जो दुर्गादास थे, ठीक है, वो अजीत सिंह को लेकर के मुगल दरबार में गए, औरंगजेब के सामने। मतलब कि जब अजीत सिंह बड़े हुए तो दुर्गादास जो हैं अजीत सिंह को लेकर के औरंगजेब के दरबार में गए, मतलब मुगलों के दरबार में गए। ठीक। और औरंगजेब से अजीत सिंह के लिए जोधपुर की गद्दी की मांग करी। उन्होंने कहा कि भाई मारवाड़ के ये सक्सेसर हैं जसवंत सिंह के, ठीक, तो इनको जोधपुर नामक स्थान दिया जाए। तो जोधपुर की गद्दी किसके लिए मांगी दुर्गादास ने, अजीत सिंह के लिए। ठीक। लेकिन चूंकि औरंगजेब एक महत्वाकांक्षी राजा था, तो उसने वापस करने से मना कर दिया। ठीक, मतलब कि उसने क्या कर दिया, तुरंत मना कर दिया, और रानी समेत अजीत सिंह और दुर्गादास इन सबको क्या कर लिया, बंदी बना लिया। मतलब औरंगजेब ने क्या किया, जब ये अधिकार मांगने गए तो इनको जेल में डाल दिया और इनको कुछ भी देने से इनकार कर दिया। ठीक। लेकिन दुर्गादास जो थे वो बड़े चालाक व्यक्ति थे। जब औरंगजेब की कैद में ये लोग थे, उसी टाइम पर दुर्गादास ने अजीत सिंह को लेकर के और वहां से भाग गए। मतलब कि जेल से वो क्या हो गए थे, भाग निकले। ठीक है, और जोधपुर पहुंचकर अजीत सिंह को बादशाह घोषित कर दिया। मतलब क्या हुआ, दुर्गादास अजीत सिंह को लेकर के जेल से बाहर निकल गए। अब बाहर निकलने के बाद जो है ये सबसे पहले गए जोधपुर, और जोधपुर में अपना, ठीक है, अगर हम बात करें अजीत सिंह का, ठीक है, चूंकि अजीत सिंह को लेके निकले थे ये, ठीक, तो अजीत सिंह को ही बादशाह घोषित कर दिया। ठीक है, अजीत सिंह को ही क्या कर दिया गया, बादशाह घोषित कर दिया गया। किसके द्वारा, दुर्गादास के द्वारा, जोधपुर का। ठीक। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ये सब होने के बाद 1679 में अगर हम बात करें तो औरंगजेब ने अपने एक पुत्र, अगर हम बात करें, ठीक है, अपने एक पुत्र थे, इनके पुत्र का नाम था शहजादा अकबर। ठीक है, वो पुराने वाले अकबर नहीं है, ये औरंगजेब के बेटे हैं शहजादा अकबर। इनके नेतृत्व में
एक मुगल सेना को इन्होंने भेजा मारवाड़ पर आक्रमण करके उसको जीतने के लिए, पुनः अधिकार करने के लिए। ठीक, तो शहजादा अकबर को भेजा गया किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा 1679 में, कि साहब ये मारवाड़ को खत्म करो, ठीक है, और मारवाड़ पर अपना अधिकार करो। अब इन्होंने मारवाड़ पर अधिकार तो कर लिया, लेकिन दुर्गादास जो थे ये लगातार इनके नेतृत्व में विद्रोह चलता रहा, ठीक है। और ये विद्रोह कब तक चला? जब तक औरंगजेब के ही बेटे थे बहादुर शाह प्रथम। अभी हम इनके बाद जब लेटर मुगल्स पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो मुगल शासक थे वो थे बहादुर शाह प्रथम। ठीक, तो ये संघर्ष कब तक चला? ये संघर्ष तब तक चला जब तक 1707 में, ठीक है, 1707 में बहादुर शाह प्रथम ने अजीत सिंह को जोधपुर का शासक तब तक नहीं माना। मतलब जब अंततः बहादुर शाह प्रथम को अजीत सिंह को जोधपुर का शासक मानना पड़ा, और उसके बाद ये जो विद्रोह था ये खत्म हुआ। समझ में आया आपको? ठीक, तो मारवाड़ का विद्रोह क्यों हुआ था, समझ में आया आपको? ठीक, फिर से मैं एक बार बताता हूं। देखिए, जसवंत सिंह मारवाड़ के राजा थे। ये अफगानों से युद्ध कर रहे थे और अफगानों से युद्ध करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो गए 1678 में। अब इनका उस टाइम पर कोई उत्तराधिकारी या हम जिसे कहें सक्सेसर नहीं था। ठीक, तो इसलिए औरंगजेब ने उस टाइम पर मारवाड़ को अपने क्षेत्र में मिला लिया। ठीक, और इसके अलावा वहां पर जिजिया कर भी लगा दिया। ठीक, अब मारवाड़ किसके अधीन हो गया? मुगलों के अधीन हो गया। इसके बाद इनके एक सेना, इनकी दो रानियां थी जसवंत सिंह की, और उन दो रानियों ने दो बेटों को जन्म दिया। ठीक, जिसमें से एक बेटा जो है वो उसी टाइम खत्म हो गया, और जो दूसरा बेटा बड़ा हुआ वो हुआ अजीत सिंह। ठीक, तो अजीत सिंह जब बड़ा हुआ तब इनके ही, ठीक है, मतलब जसवंत सिंह के ही एक कमांडर इन चीफ हुआ करते थे जिनका नाम था दुर्गादास। ठीक, इनके कमांडर इन चीफ हुआ करते थे दुर्गादास। ठीक, ये दुर्गादास अजीत सिंह को लेकर के मुगल दरबार में गए और मुगल शासक औरंगजेब से ये कहा कि अजीत सिंह को जोधपुर का राजा बना दिया जाए, लेकिन औरंगजेब ने इसको मना कर दिया और दोनों ही लोगों को जेल में डाल दिया। लेकिन चूंकि दुर्गादास जो थे वो इंटेलिजेंट थे, तो उसी लिए वो अजीत सिंह को लेकर के औरंगजेब की कैद से निकल के भाग गए थे। औरंगजेब की कैद से निकल करके भाग गए थे। ठीक, और इन्होंने क्या कर दिया? जोधपुर को अजीत सिंह को क्या कर दिया? जोधपुर का राजा घोषित कर दिया। ठीक, अजीत सिंह को क्या कर दिया? जोधपुर का राजा घोषित कर दिया। अब ये सब देखते हुए औरंगजेब अपनी सेना भेजेगा, और औरंगजेब ने शहजादा अकबर को भेजा। लेकिन सेना जीत तो गई मारवाड़, लेकिन ये विद्रोह चलता रहा, और ये विद्रोह अंततः कब खत्म हुआ? जब बहादुर शाह प्रथम ने अजीत सिंह को जोधपुर का राजा मान लिया। जोधपुर का राजा क्या हुआ? तो आपको मारवाड़ का क्यों हुआ विद्रोह आपको समझ में आया ना? हाँ, तो मारवाड़ के विद्रोह का कारण था जो जसवंत सिंह थे, ठीक है, 1678 में, ठीक है, जमरूद नामक एक जगह पर अफगानों से लड़ते हुए ये वीरगति को प्राप्त हुए। इसके बाद चूंकि जसवंत सिंह का कोई सक्सेसर नहीं था, औरंगजेब ने मारवाड़ को मर्ज कर दिया मुगल एम्पायर में और जिजिया टैक्स लगा दिया। इसके बाद बात करें कि कुछ ही समय बाद जसवंत सिंह के मरने के बाद इनकी दोनों रानियां जो थी लाहौर में, इन्होंने दो बच्चों को जन्म दिया, जिसमें से एक की मृत्यु हो गई और अदर जो बना वो कौन बना? अजीत सिंह। ठीक, अब अजीत सिंह को लेकर के कौन गया? जसवंत सिंह का कमांडर दुर्गादास। कहा? मुगल दरबार में। ठीक है, और ये डिमांड करी कि जोधपुर का राजा किसको बना दिया जाए? अजीत सिंह को। ठीक है, शुड बी गिवन। ठीक, लेकिन औरंगजेब ने इसको लेकर के मना कर दिया। ही रिफ्यूज्ड। ठीक है, रिफ्यूज करने के साथ ही साथ अजीत सिंह और दुर्गादास को और इवन उनकी महारानी को भी इसने क्या कर दिया था? बंदी बना लिया। ठीक, औरंगजेब। ठीक, अजीत सिंह को, दुर्गादास को, ठीक है, बंदी बना लिया। ठीक, अब बंदी बनाने के बाद अगर हम बात करें, ठीक,
तो दुर्गादास जो है कुछ टाइम के बाद वो क्या हो गए, वहां से भाग निकले अजीत सिंह को लेकर के, और अजीत सिंह को क्या बना दिया, जोधपुर का राजा। ठीक है, जोधपुर का क्या बना दिया गया, अजीत सिंह को राजा बना दिया गया। ठीक है, इसके बाद 1679 में औरंगजेब ने मारवाड़ पर रिकैप्चर तो कर लिया। ठीक है, अकबर, प्रिंस अकबर के नेतृत्व में भेजा, बट ये जो कंटिन्यूअसली रिबेलियन था ये दुर्गादास की लीडरशिप में चल ही रहा था। मतलब जीतने के बावजूद जो हो रहा था विद्रोह कम नहीं हो रहा था। और ये विद्रोह कब तक चला, जब तक फाइनली 1707 में बहादुर शाह प्रथम ने अजीत सिंह को राजा घोषित नहीं कर दिया, तब तक ये चलता रहे। तो अजीत सिंह जो थे, ठीक है, उनको राजा फाइनली घोषित किया बहादुर शाह प्रथम ने। ठीक है, और इस तरीके से मारवाड़ का विद्रोह खत्म। समझ में आया आपको मारवाड़ का विद्रोह? ठीक, क्लियर हुआ? ठीक, इसके बाद अगला जो बात करेंगे वो करेंगे जो मेवाड़ के साथ युद्ध। ठीक, अगला जो है वो है वॉर विद मेवाड़। ठीक, अब अगर हम मेवाड़ की बात करें, देखिए मेवाड़ की अगर हम बात करें तो मेवाड़ में जो थे, ठीक है, वो सिसोदिया वंश राज कर रहा था। ठीक है, मेवाड़ में कौन राज कर रहा था, सिसोदिया वंश राज कर रहा था। और जिस तरीके से मारवाड़ में औरंगजेब की सेना क्रूरता कर रही थी, वो देख करके सिसोदियाओं को भी मेवाड़ के बहुत बुरा लगा। ठीक है, मतलब देखिए जब कभी आपके पड़ोसी के ऊपर कोई इस तरीके से कहर बन के टूट रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने सिसोदिया वंश के जो थे, जिनका मेवाड़ पे राज चल रहा था, उनको देख करके अच्छा नहीं लगा। ठीक है, जिस कारण से इन्होंने, और इवन इन्होंने क्या किया था, इन्होंने, ठीक है, इन्होंने औरंगजेब की और आशंका बनी हुई थी। मतलब कि देखिए क्या है, औरंगजेब ने जिस तरीके से मारवाड़ पर अटैक किया, ठीक है, वैसे ही मेवाड़ पर भी कर सकता था। ठीक, क्योंकि उसको क्या हुआ, अब इन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था औरंगजेब पर, या औरंगजेब हम पर भी आक्रमण कर सकता है। ठीक है, और अजीत सिंह को, ठीक है, शेल्टर देने के कारण तो राणा राज सिंह ने औरंगजेब से दुश्मनी मोल ली। क्योंकि भाई औरंगजेब का दुश्मन कौन था, अजीत सिंह, और अजीत सिंह को शरण किसने दी, राजा राणा राज सिंह ने। ठीक, जब राणा राज सिंह ने उनको शरण दी तो जाहिर सी बात है औरंगजेब को ये चीज पसंद नहीं आएगी, और औरंगजेब क्या बन गया, इनका फिर से दुश्मन बन गया। ठीक, जब when Aurangzeb imposed jizya on मेवाड़ as well, राणा refused to give it। देखिए उस टाइम पर मेवाड़ के राजा थे राणा राज सिंह। इन्होंने मना कर दिया था औरंगजेब को कि जिजिया टैक्स जो इम्पोज किया था मेवाड़ में, उसको राणा ने रिफ्यूज कर दिया था। ठीक, और इसी गुस्से में, ठीक है भाई, उन्होंने जजिया कर लगाया, राजा ने मना कर दिया नहीं हम तो जजिया कर नहीं लेंगे अपने लोगों से। ठीक, तो उस एवज में क्या हुआ, उस एवज में औरंगजेब नाराज हुआ। ठीक, और इसने मेवाड़ पर 1679 पर आक्रमण कर दिया। ठीक, तो याद रखिएगा मेवाड़ पर कब आक्रमण किया, 1679 पे। ठीक है, मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी। ठीक, अब राणा चूंकि मुगलिया सल्तनत से लड़ नहीं सकता था, क्योंकि इनकी जो सेना थी वो बड़ी मजबूत थी। ठीक, तो राणा जो था, ठीक है, राणा राज सिंह, वो इनकी सेना से लड़ नहीं सकता था। ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ा, उदयपुर छोड़ना पड़ा। उसको क्या करना पड़ा, उदयपुर छोड़ना पड़ा, और पहाड़ों पर जाकर के शरण लेनी पड़ी। ठीक है, मतलब देखिए राणा, जब औरंगजेब की आर्मी आई तो राणा राज सिंह ने उनको सामना करने से मना कर दिया। ठीक, काउंटर नहीं कर पाए और खुद छोड़ के चले गए कहाँ, उदयपुर। ठीक है, और जंगलों में क्या ले ली, शरण ले ली। ठीक, अब इसके बाद जब उदयपुर और चित्तौड़ पूरी तरीके से खाली हो गया, तब फिर मुगलों ने क्या किया, यहाँ पर आक्रमण करके इसको कब्जे में ले लिया, और कब्जे में लेने के बाद यहाँ के जितने भी टेम्पल्स थे सबको तोड़ दिया। ठीक है, तो मुगलों ने क्या कर दिया, मंदिरों को तोड़ दिया। ठीक है, हालांकि अगर हम राणा की बात करें, राणा राज सिंह की, तो ये गुरिल्ला वॉरफेयर तो लड़ ही रहे थे मुगलों से। देखिए क्या होता है, किसी को भी पूरी तरीके से आप खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो,
आप उसको पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते। तो राणा जो था वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ था और मुगलों के साथ गुरिल्ला वॉरफेयर में बिजी था ये, मुगलों के साथ। ठीक है। अब इसमें एक मुगल आर्मी थी जिसको लीड कर रहे थे शहजादा अकबर। ठीक है। जिन्होंने फेस किया लॉजिस्टिकल एंड वॉर मटेरियल शॉर्टेजेस ड्यू टू राणा's tactics. This weakened the position of Mughals and they became hesitant to enter Mewar. Akbar reported these challenges to the emperor, stating that our army has become weak due to fear and starvation. Aurangzeb was angered and replaced Akbar with Naik Kumuk. Despite this, Mughal army could not achieve success in Mewar until the death of Rana Raj Singh in 1680. The new Raja Jagat Singh also continued the war. देखिए, मैंने आपको बताया सिसोदिया वंश का राज्य था मेवाड़ में। ठीक है। जिस तरीके का मारवाड़ पर जिस तरीके का बिहेवियर औरंगजेब कर रहे थे, जिसका बहुत ज्यादा बुरा लगा मेवाड़ को भी। और राणा रतन सिंह राज सिंह ने, जो वहां के राजा थे मेवाड़ के, उन्होंने अजीत सिंह को शरण दे करके औरंगजेब से दुश्मनी मोल ली। ठीक। तो इसीलिए मेवाड़ पर जब औरंगजेब ने जजिया टैक्स लगाया तो राणा ने इसको मानने से इनकार कर दिया और इसी गुस्से में आकर के औरंगजेब ने अपनी सेना 1679 में मेवाड़ पर अटैक करने के लिए भेजी। अब राणा राज सिंह ने मना तो कर दिया, लेकिन मुगलिया सल्तनत के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पा रहा, जिसके कारण क्या हुआ, वो उदयपुर छोड़ के भाग गया। ठीक है। और उसने जंगलों में जगह ले ली, पहाड़ों पे जाके। अब ये मौका मिल गया मुगल आर्मी को। ठीक है। तो मुगल आर्मी ने उदयपुर और चित्तौड़ पे कब्जा किया और वहां के जितने भी मंदिर थे सारे मंदिरों को तोड़ दिया। ठीक। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो राणा लेकिन चूंकि पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए थे, तो इसलिए वो छोटी छोटी लड़ाइयां जो है गुरिल्ला वॉरफेयर के रूप में लड़ रहे थे। लेकिन इसके बाद फिर मुगल आर्मी ने किसको भेजा, शहजादे अकबर को। और इनको जो सामग्री थी, युद्ध की सामग्री, वो धीरे धीरे कम होने लगी। राणा ने ऐसी रणनीति अपनाई थी। ठीक। तो बहुत बार अकबर को ये फेस करना, और उन्होंने एम्परर को मैसेज भी भेजे कि साहब हमारे हथियार कम हो रहे हैं। औरंगजेब इस बात से गुस्सा हुआ और अकबर की जगह नायक कुमुक इसको मुगल आर्मी का कमांडर बना के भेजा। हालांकि उसके बाद भी मेवाड़ नहीं जीत पाए। कब तक? जब तक राणा राज सिंह थे। क्लियर? तो ये था मेवाड़ का। क्लियर हूं? ठीक है। ये हुआ मेवाड़ का युद्ध। ठीक। यहां पर आज हम अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे आगे, वो पढ़ेंगे इसके बाद शहजादे अकबर जो है ये भी विद्रोह करेंगे। ठीक है। तो इसके बाद फिर हम दक्षिण की उनकी नीति पढ़ेंगे। दक्षिण नीति क्या थी औरंगजेब की? देखिए, औरंगजेब की जो साउथ पॉलिसी ना वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है। और इसके अलावा हम उनकी रिलीजियस धार्मिक नीति देखेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। देखिए, आपको गाइज अगर सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है, और अच्छा लग रहा है आपको, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मैक्सिमम लेक्चर्स को, ताकि और भी लोगों को इसकी सुविधाएं मिल सके। ठीक है। तो गाइज आज हम क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। अदरवाइज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइज, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।